अच्छी खबर है व्यूअर्स। कई बार आप लोग शिकायत करते हैं मीडिया अच्छी खबरें नहीं दिखाता, तो अच्छी खबर बता रहा हूं आपको। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार के दौरे पर रहेंगे। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका ये बिहार का पहला दौरा होगा। ये खबर नहीं है। मोदी कल नालंदा विश्वविद्यालय के एक नए कैंपस का शुभारंभ करेंगे। नालंदा जो कि अपने गौरवशाली इतिहास के लिए जाना जाता है, दुनिया भर के 10,000 से ज्यादा छात्र आकर यहां पर पढ़ते थे उस दौर में, तीसरी शताब्दी में। लाइब्रेरी में 90 लाख किताबें थी। ज्यादा में 90 लाख, एक बार में चेक करना पड़ेगा। 90 लाख तो बहुत होता है। हजारों किताबें थी, लाखों किताबें। नहीं, और जब 1199 ईस्वी में मुगल शासक बख्तियार खिलजी ने हिंदी और बौद्ध धर्म को खत्म करने के इरादे से यहां पर वो आया, तो उसने पूरे विश्वविद्यालय को आग लगा दी। इसमें रखी किताबें 3 महीने तक जलती रही थी, ऐसा बताया जाता है। आग शांति नहीं हुई, 3 महीने तक आग की लपटें दिखाई देती रही। नालंदा की ऐतिहासिक विरासत को मुगल काल में नष्ट करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद इसके पुनरुद्धार के लिए प्रयास हुए। सितंबर 2010 में दूसरी जगह से छात्रों के पहले अस्थायी बैच की शुरुआत हुई। अच्छा, इसमें 2010 में ये सब प्रपोजल वगैरह हो गया था, ऐसा लोग बताते हैं, लेकिन काम शुरू हुआ 2014 के बाद। 2017 में यूनिवर्सिटी का निर्माण का काम शुरू हुआ। अब धीरे धीरे यहाँ पर ये अपने पुराने गौरव को वापस लौटे, ऐसे प्रयास हो रहे हैं। और इस यूनिवर्सिटी से कुछ बैच निकल चुके हैं, मेरे पास वो डिटेल थी, मैं देना भूल गया आपको। और उसमें भी ज्यादा विदेशी छात्र हैं। अच्छी बात यह है कि उसमें ज्यादा विदेशी छात्र हैं जो यहाँ से मास्टर्स वगैरह के कोर्स कर रहे हैं और दुनिया भर से वहाँ पढ़ने के लिए आते हैं और जाते हैं। मैं एक छोटा सा जोड़ देना चाहता हूँ कि जब से प्रिंटिंग प्रेस आया है तब से दुनिया में अब तक 150 मिलियंस बुक छपे हैं। 150 मिलियंस बुक्स छपे हैं। ये तो 15 करोड़ हुआ सर। हाँ, ज्यादा छप गए होंगे 15 करोड़ से तो बहुत ज्यादा छप गए नहीं, होंगे। ये यूएन का डेटा है, मैं उसी का जिक्र कर रहा हूँ। और जो एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट है, कहा जाता था कि एंशियंट ग्रीक के पास 12 से 15 हजार एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। भारत के पास कितना एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट थे उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। 4 मिलियन 40 लाख एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट, 40 लाख। कब तक थी? अभी हैं या पहले थी? पहले, अभी तक हैं। ओके। जिसमें 4 लाख का डिजिटाइजेशन हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बहुत विरासत थी। और जिस नालंदा लाइब्रेरी की बात करते थे वो मल्टीपल स्टोरीड थे। मैं करेक्ट यदि नहीं हो तो कोई करेक्ट कर देगा। 9 स्टोरीड लाइब्रेरी थी। क्या? 9 स्टोरीड, तीसरी शताब्दी में। हाँ। और वो कई कैंपस थे उसके, कई, जैसे एक ही प्रेमाइसेस के अंदर कई प्रेमाइसेस होते हैं ना, खंड, उस ढंग से खंड थे। और आपने सही कहा कि वो 3 महीने तक, कोई आकलन कहता है कि 6 महीने तक वो लाइब्रेरी तस्वीरें चलाती रही ना, आप जैसी नालंदा दिख रही है, वो दिखे तो व्यूअर्स को जी। वहां पर आपको पता होगा कि अमर्त्य सेन जो है, जब वो उसके चांसलर उनको चांसलर बनाया गया था, बड़ा वो ये में आया, लेकिन उन्होंने कोई बहुत सिग्निफिकेंट नहीं किया। वो बड़ा बिजनेस क्लास से आया करते थे, यहाँ पर बैठकें होती। इसी के बीच में आपको उसके अवशेष दिखेंगे नालंदा के बीच में। हाँ, जो भी आप, एक तो अब जो स्ट्रक्चर खड़ा हो गया वो तो है, जो भी बीच में अवशेष भी दिखते हैं। जो भी नालंदा जाता है ये अवशेष है, देखें, जो भी नालंदा जाता है तो उसमें वो आपको पूरा दिखाई, मतलब अद्भुत वो जगह है, अद्भुत जगह है वो। आप उसका विश्लेषण, बहुत समय आपका चला जाएगा। नहीं, मंदिर लोग तोड़ते थे आकर के आक्रांता। चलिए ठीक है, वो तो कुछ मजहब से मैं समझ सकता हूँ, वो क्या सोच के आते थे। किताबों से क्या बैर भाई? किताबें क्यों जलाई? भाई एक बात बताइए, ज्ञान से ही तो वैर था। ज्ञान से इसलिए वैर था क्योंकि उनका मानना था कि इसके अतिरिक्त और ज्ञान कहीं है ही नहीं। कुरान के अतिरिक्त कोई ज्ञान नहीं है भाई, उनका तो मानना ही था ना कि भाई यही ज्ञान का अंतिम है। वेद कहता था कि यही ज्ञान का अंतिम है। किताबें तो इस्लामिक काल में भी जहां जहां इस्लाम का शासन रहा वहां पर भी किताबें छपती थी। उनके पास भी बहुत लिटरेचर है। नहीं, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन आप उन दिनों की बात कीजिए, आप 3rd सेंचुरी BC वगैरह की बात कीजिए, उन समय की बात कीजिए, कितने एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट थे उनके पास, कितने एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट थे। और जब इस्लाम आया, कब?
इस्लाम तो 8वीं शताब्दी में आ रहा है। 11वीं शताब्दी, आपने ठीक कहा, 7वीं शताब्दी में आ रहा है ना। ये इस्लाम तो 12वीं या 11वीं शताब्दी में नालंदा के साथ ये हादसा हुआ। मैं वही कह रहा हूँ कि ये इस्लाम तो 7वीं शताब्दी में आ रहा है ना। 7वीं शताब्दी के बाद तो इस प्रकार के बहुत सारे बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन कि ये आप इसका वैभव लौटे वैसा हो पाएगा कि नहीं हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन कोशिश होनी चाहिए कि भाई उस स्तर पर इसको ले जाया जाए। नहीं, देखिए जो आपने कहा ना, तो कई बैचेज वहाँ से निकलना शुरू हो गए हैं और बाकायदा बुद्धिस्ट स्टडीज है, संस्कृत है, सनातन है, फिलॉसफी है, अलग अलग लिटरेचर है, लैंग्वेजेज है, उसमें मास्टर्स, डिप्लोमा और पीएचडी ये सारी डिग्री नालंदा यूनिवर्सिटी देती है। सबसे जो अच्छी बात ये है कि ये 2014 में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया इसको, और उसके पहले ये एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट में चलता था कि ठीक है नालंदा को थोड़ा रिवाइव करेंगे, और जो अमर्त्य सेन की आप बात कर रहे हैं, अब नालंदा को फिर से बनाना ये तो अकल्पनीय है, क्योंकि ये जो अवशेष बता रहे हैं, ये जिसको कहते हैं ना कि खंडहर बता रहे हैं कि इमारत कितनी बुलंद थी। और जब आपने कहा कि आखिर क्यों लाइब्रेरी जला दी, तो भाई क्या जरूरत थी कि कोई शिवलिंग कहीं गड्ढे में कुएं में फेंक दे या तोड़ दे? क्या जरूरत है किसी का जनेऊ काट दे? क्या जरूरत है किसी की शिखा काट दे? जहां भी ज्ञान का केंद्र होता है जिस समाज में, सबसे पहला हमला जो आक्रांता होते हैं उसी पर करते हैं, क्योंकि वहां से निकलकर ही समाज को एक तरह से कहें कि जिस विचार की स्थापना की जाती है उसका नालंदा केंद्र था। नालंदा में जिस वक्त वो था, कहा जाता है कि दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं जो भारत से जुड़ा हुआ हो, चाहे मतलब जिस भी दुनिया के हिस्से की बात करें, हर हिस्से का व्यक्ति उसका रहा करता। जैसे आज हम कहते हैं कि भाई कोई हार्वर्ड चला जाए, कैम्ब्रिज चला जाए, ऑक्सफोर्ड चला जाए, तो नालंदा दुनिया के हर हिस्से का जो छात्र था, जो स्कॉलर था, वो पढ़ने आता था, और वही ख्याति थी, बल्कि उससे बहुत ज्यादा ख्याति थी। और वहां जो कुछ था वो सब कुछ, जिसको आज हम आज के शब्दों में कहते हैं कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ये जो हार्वर्ड है, कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है, ये इनऑर्गेनिक है। कुछ कंपनियों ने, कुछ उद्योगपतियों ने इसको तैयार किया। वो कंपनियों ने, उद्योगपतियों ने नहीं तैयार किया था, वो ऑर्गेनिक था। हिंदू विचार संस्था की वो सबसे बड़ी एक कहें कि पहचान है, उसके प्रतीक के तौर पर स्थापित। समीर जी, इस पर एक टिप्पणी, फिर मैं जरा बिहार की बंगाल की खबर पर जाना चाहता हूं। देखिए, मुझे लग रहा है कि ये पूरा क्रेडिट है, इसमें अब्दुल कलाम को भी क्रेडिट देना चाहिए। जब वो राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने पहला लेटर नीतीश कुमार को लिखा था इस नालंदा यूनिवर्सिटी को लेके कि इसका पुनरुद्धार किया जाए और इस प्रोजेक्ट को आप विशेष ध्यान दो। नीतीश कुमार राष्ट्रपति से मिलने आए थे, उसके बाद उन्होंने उस प्रोजेक्ट पर ध्यान देना शुरू किया था। और जब वो 2006 में बिहार के दोनों विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने जब अब्दुल कलाम गए थे, तब उन्होंने फिर नीतीश कुमार को याद दिलाया कि मैं जब राष्ट्रपति बना था तो मैंने आपको चिट्ठी लिखी थी, और वहां उन्होंने पूछा कि उस पर आपने कितना काम किया, नीतीश जी मुझे बताने का कष्ट करें। उन्होंने सत्र के अंदर पूछा, तो नीतीश जी ने कहा कि मैं जमीन अलॉट के प्रोसेस में कर लिया हूं, मैं इस पर गति लाने वाला हूं। उसके बाद नीतीश ने इसके ऊपर बहुत ध्यान देने की कोशिश की, तो अब्दुल कलाम लगातार इसके ऊपर ध्यान देते रहे। उन्होंने इतनी विचित्र बात है, वैसे सोचिए आप, जैसे हमारे जो आस्था के केंद्र हैं, अब उनके पुनरुद्धार हो रहा है। काशी का हो गया, अयोध्या का राम मंदिर बन गया, सोमनाथ का उस जमाने में हो गया था, ये सब इनका भी तो होना चाहिए था। ये इस काम को करने में 60 साल लग गए, किसी की सोच में ही नहीं है। वही अगर मैं सोच में ही नहीं है कि भाई ये काम भी करना है, तो अभी एक मिनट सर, ये बोल दूं, 2 लाइन जरूरी है। अभी अगर कह दिया जाएगा तो तुरंत कुछ लोग फिर आप कहेंगे कि ट्रोल आमंत्रित करते हैं। जब देश आजाद हुआ, पहली कैबिनेट बैठी, तो उसको क्या करना चाहिए था? उसको इस देश के ज्ञान के, परंपरा के स्थानों के पुनर्जीवन, पुनरुद्धार की बात करनी चाहिए थी, जो नहीं कर पाए। कैसे करते? मूल में अंग्रेजी थी, मूल में अंग्रेजी लोग थे, मूल में कॉलोनियल गुलाम माइंडसेट था, तो कहां से कर पाते? अब आप कहेंगे कि ये तो हिंदू राष्ट्र बन रहा है। कई लोग पूछते हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा क्या, कैसे बनेगा? कोई हिंदू राष्ट्र अलग से नहीं बनेगा। अगर हमारी ये गौरवशाली विरासत, संस्कृति ये आ जाएगी, तो हमें अलग से कोई हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता नहीं। सर, मैं सिर्फ इसमें 2-3 चीजें जोड़ देना चाहता हूँ। 2-3 चीजें। देखिए, ब्रिटिश के आने से पहले शिक्षा का इतना बड़ा नेटवर्क था। आप प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी की आप रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा, तो ये सब जो ये बातें कही जाती थी ना कि ब्राह्मण ही शिक्षित हुआ करता था, दलित और शूद्र में 66% जो है, जिनको आप शूद्र और दलित लोग आज के दिन में आप ओबीसी कहते हैं, वो सब भी शिक्षा के केंद्र में थे। वो शिक्षित होते थे, वो शिक्षार्थी ही नहीं थे, शिक्षित भी करते थे। तो हमारे बारे में जो अभी बात कहते हैं, हम तो एक लटियन दिल्ली से बाबर और औरंगजेब का रोड का नामकरण नहीं हटा पाए, तो आज आप बता रहे हैं।